आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप लोगों को स्वागत है। और इस संस्था में बहुत सी चीज़ें जो कि प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट के लिए कि अपना बेहतर परिणाम, अपना बेहतर रिजल्ट और भी चीज़ें, जानकारी, अच्छे नॉलेज, अच्छे कॉन्फिडेंट, उनको अच्छी तरीके से मोटिवेटेड किया जाता है कि पढ़ाई के रिलेटेड जो भी टॉपिक सारा चीज़ें कवर की जाती है और अच्छे गुड फैसिलिटी दी जाती है। तो स्टूडेंट आप अपना एक प्रशिक्षण इस संस्था में अच्छे से प्राप्त करके अपना भविष्य उज्ज्वल करें। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस संस्था में अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो कि आप लोग अपने भाई या अदर कोई हो इस संस्था में दाखिला कराएं जिससे बेहतर परिणाम और बेहतर जीवन मिल सके। ओके गाइस, सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ जो है कि टॉपिक पढ़ाया गया था उसी के रिलेटेड आपको बताएंगे। कुछ टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे जो कि लोअर वेलफेयर लेजिस्लेशन। इसका मतलब होता है कि मजदूर श्रमिक किस तरीके से अपना लेजिस्लेशन करते हैं। टॉपिक जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेशन यानी कि होता है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र जिससे राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम की आवश्यकता, ठीक है। इसी के उद्देश्य में ESI क्या ESI यह होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस 1948 ईस्वी में कि यह प्रथम श्रेणी या निम्न श्रेणी की कंपनियों पर लागू होती थी। निम्न कंपनियों पर कौन सी ऐसे लागू होती थी उस पर बात करते हैं। जो कि एक बेमौसी इकाई जहां पावर से काम होता था, जहां पर पावर से काम होता था वहां पर 10 से या अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हैं। बेमौसी इकाई और बिना पावर के काम होता था तब 20 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत होते हैं। आप लोग जानते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक यानी पावर की सप्लाई के पावर के द्वारा कवर किया जाता है वहाँ पर क्या है मजदूरों को कम रखा जाता है और जहाँ पर ये सब की सुविधा नहीं होती वहाँ क्या करते हैं इससे एक्स्ट्रा मजदूर एवं श्रमिक रखे जाते हैं जिससे कि वह अच्छी तरीके से चल पाए और अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को जो है सप्लाई दे सके। तो इसी उद्देश्य के जो ESI जो कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस यह एक्ट को कॉरपोरेशन द्वारा संबंधित किया जाता है जिसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि ESIC नोट कर लीजिए ESIC। इसका उद्देश्य है स्टूडेंट एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कहते हैं जो कि केंद्रीय श्रम मंत्री जिसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर क्या कहते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर, जिससे इसका अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं जो कि ESIC का मुख्यालय माना जाता है कि दिल्ली में स्थित है जो कि 1952 ESI अस्पताल व 250 यानी कि 2500 पैनल क्लिनिक कार्य करते हैं जो कि अंशदान कर्मचारी नियोक्ता इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं जो कि इसमें कई सी चीज़ें प्रयुक्त की जाती जैसे एडवांटेज में लाभ में क्या होता है चिकित्सा का लाभ, बीमारी का लाभ, लंबी बीमारी का लाभ, इस तरीके से अंतर्गत इसमें पाई जाती है। किसमें 1923 ईस्वी में राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के एक्ट के अनुसार। अब समझ लेते हैं कि जो है कुछ राज्य यानी कि कुछ राज्य सरकार ने निम्न श्रेणी में प्रतिष्ठानों पर इसे लागू किया जाता है। जैसे
प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट मान लीजिए ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें इलेक्ट्रिक का उपयोग होता है और 10 से 19 कर्मचारी कार्यरत हो, या जहां पर इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली का प्रयोग न होता हो वहां पर 20 कर्मचारी कार्यरत होते हैं। इस अधिनियम को लागू किया जा सकता है। और सेकंड यह था कि दुकानों और रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा, अखबार एजेंसी जहां पर 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हों, इस अधिनियम को लागू किया जाता था। किस अधिनियम को लागू किया जाता है स्टूडेंट? 1923 अधिनियम के, जिससे 1948 के कर्मचारियों का अधिनियम बीमा राज्य में आयोजित किया जाता था। अब थर्ड जो है कि यह अधिनियम सेना या हथियारबंद फौजों या कर्मचारियों जिनका वेतन 7500 रुपये मासिक से अधिक नहीं पर लागू नहीं होता था। इस अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य बीमा कॉर्पोरेशन जिम्मेदार होता था, जो कि इस प्रधान कार्यालय दिल्ली में ऐसा निकाय होता था जिसके नियोजन कर्मचारी के प्रतिनिधि और उसके केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, मेडिकल व्यवसाय एवं संसद के सदस्य होते हैं। इन्हें क्या करते हैं? इन्हें सदस्यों में एक से स्टैंडिंग कमेटी की गठित की जाती थी जो इस योजना को चलाती थी। इससे अतिरिक्त एक परिषद होता था जो कि मेडिकल बेनिफिट काउंसलिंग कहते हैं, जो कि कॉर्पोरेशन को ऐसे मामले में सलाह देती थी। क्या देती थी? सलाह देती थी जहां कोई चिकित्सा की सुविधा संबंधी का मामला होता हो। इस अधिनियम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या डायरेक्टर जनरल कॉर्पोरेशन एक स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य होता है, जो कि ESI यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि 16 रीजनल कार्यालय, 328 स्थानीय कार्यालय के उप अधीनस्थ कार्यालय, 104 छोटे अधीनस्थ कार्यालय, पेमेंट करने वाले जो कि 228 तथा 169 निरीक्षक कार्यालय हैं, जो कि इस योजना को चलाने में सहायक प्रदान करती है। अब जानते हैं न्यूनतम मजदूर अधिनियम 1948 में यह क्या है? जब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम चलाया गया था, इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948 ईस्वी में जो कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी दिया जाना सुनिश्चित किया जाता था। इसके साथ साथ ही यह व्यवस्था की जाती है कि समय समय पर इस दर को संशोधित किया जा सके, जो कि प्रत्येक नियोजन का यह दायित्व होता था कि वह दैनिक वेतन पर कार्य करने की कर्मकार को न्यूनतम निर्धारित दर की मजदूरी का भुगतान करे, जिससे यह कोई नियोजन युक्त अधिनियम का अनुपालन नहीं करता है। कर्मकार इस विषय में शिकायत करते थे तो श्रम आयुक्त युक्त नियम के अंतर्गत नियोजन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, जो कि कार्रवाई करता है। 1 फरवरी कितना 1 फरवरी 1 फरवरी के अनुसार कितना 1 फरवरी 2004 के अंतर्गत यह कहा गया था न्यूनतम मजदूरी की संशोधित दर 66 रुपये यानी कि 66 रुपये जो कि दिया जाता था, जिसके माध्यम से यह प्रतिदिन होता था। मुख्य प्रावधान क्या था कि न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण एवं पुनर्निरीक्षण करना, जैसे 1000 से अधिक उद्योग तथा नियोजन में न्यूनतम मजदूरी दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। और सेकंड में क्या था? सेकंड में यह सुनिश्चित किया गया था कि मजदूरी दर की निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है, जिसे इस निर्धारित जिससे न्यूनतम समय दर और न्यूनतम मूल्य दर और प्रत्यभूत समय दर और अधिकार दर इस तरीके से संशोधित किया जाता। और थर्ड क्या था? सरकार समिति और उच्च समिति तथा सलाहकार बोर्ड का संगठन कर उसके परामर्शों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित किया जाता था।
और फोर्थ स्टेप यह था कि सरकार सरकार न्यूनतम मजदूरी की दर स्वयं तय कर सकती है और प्रकाशित भी कर सकती है तथा मजदूरों एवं संघों एवं अन्य की प्राप्ति प्रतिक्रिया के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करती है। अब 5 स्टेप था यह था 5 वर्ष बाद सरकार न्यूनतम मजदूरी का पुनर्निरीक्षण करेगी। इस पे अब कार्य घंटे का निर्धारण, कार्य और घंटे का किस तरीके से निर्धारण किया जाता था, जो कि न्यूनतम मजदूरी दर से काम करने वाले श्रमिकों को भुगतान दिया जाएगा। इसके लिए कोई अशोधित कटौती नहीं की जाएगी। सेकंड इसमें था मजदूरी का भुगतान वस्तु या नकद जो प्रचालन में हो और क्रिया किया जाए। और थर्ड यह था कि नियोजन एक रजिस्टर रखेंगे जो कि इसमें काम करने वाले मजदूरों का विवरण और उनके कार्य भुगतान किया जाने वाला वेतन आज अंकित रहना चाहिए। अब समझते हैं मजदूरों को दावा का अधिकार। नियमानुसार भुगतान न होने पर श्रमिक 6 माह के अंदर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। और सेकंड, यदि प्राधिकारी दिए गए कारणों से संतुष्ट हो तो आवेदन के बाद में भी किया जा सकता है। और इसका दंड क्या होता है? दंड यह होता है कि न्यूनतम मजदूरी के भुगतान एवं कार्य घंटे को संबंधित प्रावधान के उल्लंघन की दशा में 500 रुपये का अर्थदंड या 6 मास का कारावास या दोनों में दंडित किया जा सकता है। अब देखा जाता है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के उद्देश्य कार्य के क्षेत्र में मुख्य संबंध क्या क्या था? कितने? 1936 के अधिनियम के अंतर्गत 1936 के अधिनियम के अंतर्गत किस तरीके से भुगतान किया जाता था, आप लोगों के पूछ लिए जाएगी एग्जाम की। 1936 में क्या भुगतान किया जाता था? मजदूर भुगतान अधिनियम के तहत यह कार्य क्षेत्र में मुख्य उपबंध के अनुसार किया जाता था, जो कि इस प्रकार है। मजदूर भुगतान अधिनियम 1936 में प्रति किया जाता था कि यह मार्च 1937 में लागू। यह भी पूछ सकता है जो अधिनियम 1936 ईस्वी में किस मंथ में नियोजन किया गया था, यानी कि भुगतान किया गया था, तो आपको मालूम रहना चाहिए मार्च 1937 में लागू हुआ था। कितने? मार्च 1937 में लागू गया था। ओके गाइस, इस तरीके से प्रदान किया जाएगा। अब बताइए कि इसका उद्देश्य क्या होता था जब 1937 ईस्वी में लागू किया गया था, तो इसका जो है उद्देश्य क्या था? देखिए स्टूडेंट, इसका उद्देश्य यह था कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समय पर मजदूरी का भुगतान होना तथा श्रमिकों की मजदूरी का वेतन गलत कटौतियों को रोकना। ठीक है, इस तरीके से इसका उद्देश्य 1937 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। ओके गाइस, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कार्य क्षेत्र। 1937 ईस्वी में किस तरीके से कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती थी उसके समझते हैं। यह नियम शुरू में उन श्रमिकों पर लागू होता था जिनका मासिक वेतन जो है 200 रुपये से कम होता था और जो किसी फैक्ट्री में कार्य करते थे और उन पर जो रेल सेवा में थे। और अधिनियम 1992 या 1962 या 1964 इस तरीके से संशोधित किया होता था, जो कि इस समय जो कि 6,500 रुपये मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों के ऊपर लागू होता था। अब नेक्स्ट इसमें मुख्य प्रावधान का उपबंध किया जाता है। जैसे राज्य सरकार को इस अधिनियम से यह लागू करवाने की शक्ति प्रदान करता था, जो कि मजदूर को तय करवाना तथा उसके भुगतान का नियम तथा समय का तय कराना होता था और वेतन से कटौतियों को वसूलने की क्षमता रखता था। जैसे वेतन के भुगतान की अवधि 1 मंथ में अधिक नहीं होना चाहिए। जिस संस्थान में 1000 से कम व्यक्ति
कार्य करते हैं वहाँ महीने की 7 तारीख को वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए। शेष अन्य प्रतिष्ठानों में 10 तारीख को वेतन बांटना निश्चित हुआ है। वेतन भुगतान में का दिन, कार्य और दिवस निश्चित होना चाहिए। नौकरी से पहले निकाले जाने वाले समाप्त होने वाले कर्मचारियों को तुरंत भुगतान होना चाहिए, जो कि निकासित होने से दूसरे ही दिन वेतन का भुगतान अवश्य हो जाना चाहिए, जिससे यह पता चलता है कि उस तरीके से 1952 से और 1976 के संशोधन में किया गया था। अब समझते हैं मजदूर से की जाने वाली कटौतियाँ। क्या क्या कटौती होती थी मजदूर की जाने वाली? देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित उचित कटौतियों की संबंधित दर्शाया है। जैसे जुर्माना, कार्य में अनुपति की संबंधित, जैसे जुर्माना सरकार के अनुमोदन पर जुर्माना किया जाता था कि जुर्माना कर्मचारियों की आय 3 पैसे प्रति रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या था? कार्य पर अनुपस्थित संबंधित कटौती। कर्मचारी जिस दिन कार्य पर अनुपस्थित हो उस दिन की आय वेतन में काटी जा सकती है। थर्ड क्या ऑप्शन था? धनराशि का नुकसान होने पर कटौती। यदि कर्मचारियों से धन का नुकसान जैसे खो जाना आदि से हो तो वेतन में कटौती की जा सकती है। और फोर्थ स्टेप यह था प्रतिष्ठान की क्षति होने पर कटौती। किस तरीके से? जब प्रतिष्ठान में कोई भी कर्मचारी या जानबूझकर नुकसान या क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए वेतन से कटौती की जा सकती है। नियोजन द्वारा दी गई आवास सुविधा की कटौती किस तरीके से होती है? यदि नियोजन द्वारा कर्मचारियों को किसी सरकारी गृह बोर्ड द्वारा आवासीय सुविधा दी जाए तो उसकी कटौती की जा सकती है। अग्रिम और अतिरिक्त भुगतान की कटौती किस प्रकार से होनी चाहिए? यदि कर्मचारी को कोई अग्रिम धन या अतिरिक्त भुगतान कर दिया जाए तो यह कटौती की जाती है। इस तरीके से कटौती कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री। ओके गाइस, अब नेक्स्ट जो जानते हैं कि कर्मचारी द्वारा दिए गए कार्य के आयकर की कटौती किस तरीके से, इन सभी कटौतियों को सम्मिलित किया जाता था। अब समझते हैं जो कि 1961 के उपदेश का कार्य क्षेत्र में जब प्रसूति लाभ अधिकतम अधिनियम 1961 के उपदेश का कार्य क्षेत्र प्रसूति के लाभ अधिनियम 1961 में अद्वैत की प्रतिष्ठान शिशु के जन्म से पूर्व और उसके पश्चात आवासीय आने की अवधि के लिए नियोजन किए जाना चाहिए, जिससे स्त्रियों की सूची तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस अधिनियम कारखाने के उपलब्ध नियम में यह जानना जरूरी होता था कि इस अधिनियम के अंतर्गत कारखाने एवं सर्कस उद्योग और बगानों जिससे सरकार से संबंधित ऐसे कई प्रतिष्ठानों जिसमें कर्मचारी का संबंध नहीं है, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आते हैं पर लागू होता है, इस पर अधिनियम के अधीन आने वाले कोई मजदूर सीमा नहीं है। इस क्रियाकलाप में प्रतिष्ठानों में शिशु के जन्म से पूर्व और पश्चात की कुछ अवधि के लिए स्त्रियों को नियोजन की विनिमय करने का प्रसूति रखता है, जो कि यह 1961 में यह अधिनियम बनाया गया था कि अधिनियम जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता है। आप समझते हैं लागू होना चाहिए, कहाँ लागू होना चाहिए? हर ऐसे प्रतिष्ठान जो कारखाना तथा बगान आज अंतर्गत सरकार का कोई ऐसा प्रतिष्ठान भी शामिल है जहाँ पर लागू होता है। जैसे अधिनियम के मुख्य उपबंध निम्नलिखित परिस्थितियों के स्त्रियों का नियोजन या उनके द्वारा काम किए जाने वाला प्रतिष्ठान से संबंधित। जैसे फर्स्ट मान लीजिए कोई भी नियोजन किसी भी स्त्री को उसके प्रस्ताव या उसके इस दिन का पश्चात 6 माह के दौरान किसी भी स्थान में जानते हुए नियोजन नहीं करेगा। और सेकेंड यह है कोई भी स्त्री अपने प्रस्ताव या उस दिन का 6 मंथ का सप्ताह के दौरान किसी संस्थान में कार्य नहीं करेगी। कोई भी
स्त्री संबंध में उसके अनुरोध या अनुरोध किए जाने वाले इस उपधारा 4 में निश्चित अवधि के अनुसार इस दौरान नियोजन के द्वारा किया गया ऐसे कार्य नहीं करेगी जो कठिन प्रस्तुत हो सके। इसमें लंबे समय तक खड़ा रहना पड़े या उससे धूम या गर्भ जिसमें समान विकास के निष्ठा को पढ़ने से आशंका हो सके, इस पर आपदा जो है कि प्रतिबंधित नियम लागू होना चाहिए। अब बताइए स्टूडेंट, जो है इस तरीके 1948 ईस्वी के अधिनियम की योजना किस तरीके से प्रस्तुत करना होता है। अगर मान लीजिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उपदेश में क्या बताया गया था, यह अधिनियम औद्योगिक विवादों को निपटाने हेतु एक प्रमुख केंद्रीय विधान होना है। यह केंद्र सरकार द्वारा कर्मकारों का उद्योगपतियों या कारखाना मालिकों के बीच विवादों का यदि कोई हो तो इस पर निपटारा करता है। इसके अलावा अनुसंधान सहित 1958 या औद्योगिक संकल्प 1962 भी अच्छे औद्योगिक संबंध को बढ़ा देने के तथा उन्हें बनाए रखने का सहायक होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या होता है, औद्योगिक कर्मकारों की सेवा शर्तें में सुधार करना चाहिए और उन्हें जीवन की समान सुख सुविधा उपलब्ध करानी जा सके और इस अधिनियम द्वारा औद्योगिक की शांति लाने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया जाना अनिवार्य होता है। अब समझते हैं श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण किस तरीके से होगा। जैसे सरकार तो कुछ जो है विशिष्ट औद्योगिक विवादों को हल करने के लिए इन पदाधिकारियों की स्थापना करते हैं, जिसके उद्देश्य यह रहते हैं कि इनके एक ही व्यक्ति की नियुक्ति पीठ से पदाधिकारी के रूप में होता है। सेकेंड क्या है, इन्हें सलाह दी जाने लगी या इन्हें सलाह देने के लिए 2 अन्य अफसरों की नियुक्ति कर सकती है। जैसे श्रम मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्णय यानी कि अवार्ड अधिनियम या पंचायत कहलाता है, जिसके जो कि दोनों पक्षों में पक्षकार होना चाहिए, जिसमें विवाद भेजते समय सरकार समयावधि या निर्णय देने का उल्लेख कर देती है, जिसे यह घटा या बढ़ा भी सकता है। इस युक्ति अधिनियम के अंतर्गत श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, जिसमें ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी तथा नियोजकों के फेडरेशन के पदाधिकारी होते हैं। यह समिति अधिनियम का अनुपालन कराती है। अब समझते हैं नियम के उल्लंघन अधिनियम, जो कि ठेका मजदूरी अधिनियम, जिसे अधिनियम 1970 एक महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज है, क्योंकि यह श्रमिकों के कल्याण के बनाए गए थे, जिनका सेवा शर्तें एवं समान संतोषजनक यह नहीं था कि उसका मुख्य उद्देश्य ठेका के श्रमिकों का रोजगार के विनियमन के करना, जहां पर अवश्य हो। इस समाप्त करने के लिए ठेका श्रमिकों को अनेक प्रकार की शोषण की रक्षा करना होता था। जैसे कारशेड एरिया जहाँ पर लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है, यह नियम संपूर्ण भारत में लागू होना चाहिए। और सेकेंड, यह उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ पर 20 से या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित है। जैसे संस्थागत 12 मास की अवधि के किसी भी दिन ठेका मजदूरी के रूप में नियोजन थे। और थर्ड स्टेप यह रहना चाहिए, यह उन सभी ठेकेदारों पर भी लागू होता है जिन्होंने हाल ही में अथवा उस अवगत के 12 महीने की अवधि 20 या उससे अधिक कर्मचारी को नियोजित किया हो। और फोर्थ स्टेप यह रहना चाहिए, यह नियम किसी प्रतिष्ठान के अथवा किसी भी ठेकेदार पर लागू किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जब इस पर लागू किया जाता है तब 20 से कम कर्मचारी का नियोजन है, यदि सुनिश्चित सरकार से या सरकारी राजपत्र में इस अवधि की अधिसूचना जारी करके 2 मास की नोटिस दे दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट इन सभी स्टेप में फॉलो किया जाता है। ओके गाइस,
अब आप लोगों को मुख्य जो है कि कहाँ पर लागू नहीं होता है उसको बता देते हैं। जैसे यह नियम ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होता है जहाँ पर कार्य रुक कर या समय समय पर होता है, या आकस्मिक प्रकृति का है, जो इस बात का निर्णय सरकार एवं केंद्रीय बोर्ड करता है। जो कि कार्य की प्रकृति क्या है, वो यदि 12 महीने में वह निरंतर 120 दिन तक कार्य चलता रहा तो कार्य की प्रकृति रीजनल होने की अवस्था में वह 60 दिन से अधिक काल चलता रहा तो उसे इंटरटेनमेंट के बीच में रुक कर चलाने वाला प्रकृति का कार्य नहीं माना जाएगा और उस पर यह नियम लागू होता है या होगा। ओके गाइस, सो आज का टॉपिक हम आप लोग के लिए यहीं पढ़ाएंगे, यहीं तक आपको। आप नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को नेक्स्ट दिन लेक्चर लेंगे। तो स्टूडेंट, आप जो भी चीज़ें बताया जाता है ये आपके आने वाले समय में या आप किसी भी संस्था में किसी भी जगह पर एम्प्लॉय होंगे या कर्मचारी होंगे तो ये सब चीज़ें आपको पहले से मान लेना चाहिए। और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपका गवर्नमेंट और जो है कि एग्जाम में और अन्य सभी जगहों पर लागू किया जाता है, जिसके निर्धारण में आप लोगों को ये जानना जरूरी है और पढ़ना जरूरी है। ओके गाइस, सो आज जो टॉपिक है ये कवर हो गया है यहाँ तक के लिए। हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोगों को नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।